Dear student, Namaskar. Today we have a second lecture of first chapter in 12th standard physics, and the name of the chapter is nothing but what is that? The electric charge and field. Today we have discussed about the electronic theory of frictional electricity. We know that in first lecture we discussed about some things about the electric charges. Now see, in this case all the matter is made up of atoms. हमें ये पता है कि जो भी मैटर है वो किससे बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं. एंड एटम्स में क्या रहता है? तो पार्टिकल्स रहते हैं. कौन से पार्टिकल रहते हैं? सो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. राइट, ये तीन टाइप के पार्टिकल रहते हैं. हमें ये भी पता है, आगे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल रहता है. राइट, नाउ सी, इन एनी पीस ऑफ मैटर द पॉजिटिव प्रोटॉन चार्जेस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस कैंसल इच अदर. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई मैटर में अगर पीस हम ले लिए तो उसमें क्या होता है कि भाई पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों है वो सेम होता है. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, सो दैट उसका जो चार्ज है वो कैंसिल हो जाता है. राइट, पार्टिकल कैंसिल नहीं हो जाता है बट उसका चार्ज है वो कैंसिल हो जाता है. सो दैट द मैटर इज द बल्क इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मतलब हमारा जो लास्ट में मैटर बचता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. राइट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आप जानते हो इजीली. राइट, नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. आप ये केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल में रहते हैं एटम के, और वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड में होते हैं. न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड में कैसे? सपोज कि आपका न्यूक्लियस है, राइट, एंड ये आपका आउटर शेल है. आउटर शेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी रहते हैं न्यूक्लियर में. तो देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो थोड़ा लूजली बाउंड होता है. तो ड्यूरिंग द फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम दी आउटर शेल. दैट इज वाई प्रोटॉन है वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और वो कभी ट्रांसफर नहीं होते फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ओनली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट दी वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन किसको कहा जाता है? वर्क फंक्शन क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पढ़ रहे हैं इसलिए. राइट, so the minimum energy required to remove an electron from the surface of a material is called its work function. इसका मतलब क्या होता है कि जो कम से कम एनर्जी चाहिए, कि एक सपोज कि ये इलेक्ट्रॉनिक शेल है, राइट, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायर है. तो आपको ये पता होगा कि इन दोनों के बीच में जितना फोर्स है और जितनी एनर्जी से जुड़े हुए इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, और उससे ज़्यादा तभी इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव हो सकता है, अदरवाइज वो रिमूव नहीं हो सकता. दैट इज वाई द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन किसको बोला जाएगा कि मिनिमम कितनी एनर्जी की जरूरत है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए. राइट, so that is the thing associated with the work function. Now see, when two different bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from the material with the lower work function to the material with the higher work function. ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन से ही ट्रांसफर होता है. आपने देखा होगा कि जब आपने ग्लास रोड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, तो आपको इजीली ये पता चल गया होगा कि ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ था एंड सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ था. तो उसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिवली जो चार्ज होता है उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, राइट, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. राइट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन. और सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उसको इंड्यूस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा. तो उसका मतलब ये हुआ कि सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू ग्लास रोड. राइट, नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल जो मैंने आप अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि सिल्क क्लॉथ है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एक्चुअली ट्रांसफ़र हुए हैं. कहाँ से हुए हैं? ग्लास रोड से. राइट, तो उसका मतलब आप जान सकते हो कि ग्लास रोड जो डेवलप है वो पॉजिटिव चार्ज करता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल द सिल्क क्लॉथ है वो डेवलप एन इक्वल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपको ये थोड़ा बहुत पता चल गया, एक में वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. द मटेरियल विद द लोअर वर्क फंक्शन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. जो मटेरियल का लोअर वर्क फंक्शन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांसफर हो गए होते हैं दूसरे मटेरियल पे. यानी ये जो मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो आपको पता होगा कि इस केस में हमारा ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. राइट, हमारा जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. उसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ. राइट, ये एक बात आपको पता चली. दूसरी बात हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि द कंबाइंड टोटल चार्ज ऑफ द ग्लास एंड द सिल्क क्लॉथ इज स्टिल जीरो. तो आपको ये पता चल गया होगा क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ
प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है। ये आपको पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन है जितने ट्रांसफर होते हैं उतने ही सामने पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कंबाइनली टोटल चार्ज क्या हो जाता है, 0, जैसे ही वो एज इट वॉज बिफोर रबिंग, मतलब हमने जब रब किया उससे पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज उसमें रहेगा। नाउ सी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लास मास इज ऑल्सो ट्रांसफर विद द इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको बात जाननी है, बिकॉज वी नो दैट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो साथ में इतना मास भी ट्रांसफर होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास भी ट्रांसफर होता है। तो आपको ये भी आप याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द रबिंग। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तब हम उसकी बात करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आप देखा जाए तो 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। 7-8 स्टैंडर्ड में भी आता है, राइट। भाई जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको कंडक्टर बोलते हो, जिसमें से नहीं हो सकती उसको इंसुलेटर बोलते हो। बट अकॉर्डिंग अब फिजिक्स में देखा जाए तो मटेरियल के कितने टाइप्स आते हैं, 3, राइट। फर्स्ट इज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। वैसे सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर है 12th के पार्ट 2 में, लास्ट चैप्टर, तब हम उसकी डिटेल में बात करने वाले, राइट। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कि कंडक्टर किसको बोला जाता है, इंसुलेटर किसको बोला जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे आप पढ़े हो कि द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कि भाई जो भी सब्सटेंस है उसमें से इजीली चार्ज अगर पास हो सके, राइट, फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एंड वी नो दैट कि दिस कंडक्टर कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तभी ये पॉसिबिलिटी है कि चार्ज है वो एक बॉडी से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर हो सके, राइट। एंड जिस पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोला जाता है, नेक्स्ट देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा कि मेटल्स वो सब है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेट अस टेक द एग्जांपल लाइक metals, human and animal bodies, graphite, acids, alkalis, this all are right nothing but the example of conductors. Now see इसका रीज़न ये भी है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या एक्चुअल में करता है, सो वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होने देता है, राइट। अब हम इंसुलेटर की बात करते हैं, वैसे भी हम रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में बात करने वाले, तब ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर ये सब होता क्या है, राइट। नाउ सी इंसुलेटर क्या होता है, तो उसका अपोजिट कि विद द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। लाइक उसके अगर एग्जांपल भी हम बाद में बात करते हैं कि इस एटम में ऐसा क्या है, तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इन द एटम ऑफ सच सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर शेल आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के वो टाइटली बाउंड रहते हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसमें से करंट इजीली पास नहीं हो सकता, राइट। नाउ सी ड्यू टू दिस व्हाट इज दैट द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, चार्ज कैरियर्स, दिस सब्सटेंस ऑफर हाई रेजिस्टेंस। ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इट्स वेरी हाई टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, एंड दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से पास नहीं हो सकते तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, द मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स है लाइक ग्लास, डायमंड्स, प्लास्टिक, वुड, माइका, नाइलॉन, ये सब आप देख सकते हो कि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, राइट। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं कि व्हेन वी पुट सम चार्ज ऑन कंडक्टर सो इट रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई कंडक्टर पे चार्ज रखो तो उसके सरफेस पे इक्वली रेडियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड इफ सम चार्ज इज पुट ऑन द इंसुलेटर, सेम अगर ऐसे ही चार्ज इंसुलेटर पे रखा जाए तो जहाँ पे आप चार्ज रखो वहाँ पे ही पड़ा रहता है, कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्या है इसमें है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। नाउ सी न्यू टॉपिक अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अब तक हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं और मतलब स्मॉल थिंग्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ एंड उसका एप्लीकेशंस जो भी है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। नाउ सी अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग की ज़रूरत क्या है, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई अगर बिजली का खंभा निकला है तो उसमें एक अर्थिंग वायर भी रहता है और नीचे एक तार भी दिया होता है अर्थ के साथ, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसा जरूरी क्यों है। नाउ सी व्हेन अ चार्ज बॉडी इज बोट इन अ कॉन्टैक्ट विद द अर्थ थ्रू अ कनेक्टिंग कंडक्टर्स इट्स एंटायर चार्ज पासिस टू द ग्राउंड इन
द फॉर्म ऑफ द मोमेंटरी करंट। मोमेंटरी करंट क्या होता है, मतलब अब जट से पास हो जाता है, छोटा सा एक करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब चार्ज मोशन में आता है तब करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ आपको यही जानना है कि भाई एक चार्ज बॉडी है, उसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, किसके साथ कनेक्ट किया है, अर्थ के साथ, किसके थ्रू, कनेक्टिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर को, राइट। तो इसमें होता क्या है, तो एक हम फिगर देखेंगे कि दिस प्रोसेस इज विच बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थ। ये जो प्रोसेस है जिसमें चार्ज है वो शेयर होता है, किसके बीच में शेयर होता है, चार्जेस है वो शेयर होती है अर्थ के साथ, राइट। बॉडी से अर्थ के साथ जो चार्जिंग शेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। उसमें आपको एक फिगर देखना है, यू कैन सी दैट कि आपके पास एक मेटल स्फीयर है, राइट। वैसे देखा जाए तो मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए फिगर बनाया है। जो मेटल स्फीयर है उसके अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज पहले से हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ से आएंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। सी पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है। सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज रिवर्स टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं वैसे थर्ड चैप्टर में, ऐसा क्यों, राइट, तो हम बाद में देखेंगे वो। तो करंट इसमें ऐसा जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगा। एक दूसरा भी हो सकता है, सपोज कि नेगेटिव चार्ज है वो मेटल स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट अर्थ में चले जाएंगे, राइट, और करंट का फ्लो इस तरह का कुछ होगा। तो आप यहाँ पे ये दो फिगर से समझ सकते हो कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग किसको बोला जाता है। तो ये जो पार्ट है इसको ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब एक ही है कि आपके जो चार्जेस है वो अर्थ के साथ फ्लो करवा, मतलब अर्थ में फ्लो करवा दो कोई भी कनेक्टिंग वायर से, उसको ग्राउंडिंग और अर्थिंग बोला जाता है। नाउ यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन्स इज सप्लाइड टू अवर होम्स यूजिंग द 3 कोर वायरिंग्स। आपको ये पता होगा कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें 3 वायर आते हैं, एक होता है रेड वायर, ब्लैक वायर एंड ग्रीन वायर। सो लाइव वायर है वो रेड वायर बोला जाता है, न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक वायर बोला जाता है, अर्थ वायर है वो ग्रीन वायर बोला जाता है। आपको ये पता ही होगा, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो इसके बारे में थोड़ा बहुत, राइट। सो ये जो है न्यूट्रल वायर है उसको कभी कभी रिटर्न वायर भी बोला जाता है। ग्रीन वायर है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट विद द थिक मेटल प्लेट है, थिक मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट रहता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पढ़ने के लिए पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है कि मेटालिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीजन एक ही है कि ये सब मेटल बॉडीज हैं वो अगर लाइव वायर के साथ टच हो जाती है तो आपका जो सारा करंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ में, थ्रू अर्थिंग वायर। दैट इज द रीजन ये सारे होम अप्लायंसेस है उसके साथ हम ये सब कनेक्शन में रखते हैं। नाउ लेट अस टेक द न्यू टॉपिक that is called electrostatic induction. Now see in electrostatic induction you can see that there is one metallic rod, मतलब conducting rod, वो मेटल का ही होता है बेसिकली। एंड यहाँ पे आपको एक ग्लास रोड दिखेगा, ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब वो पहले से ही सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया है, राइट। और दूसरी यहाँ पे देखेंगे तो ये पार्ट ये है और पार्ट बी है। जैसे ये ग्लास रोड है वो नियर टू द कंडक्टिंग रोड लाया जाता है, सो वी नो दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज है वो अदर साइड होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस साइड हो जाते हैं एंड पॉजिटिव पे रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड हो जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड ऐसे नहीं दूर जाता है, उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज है वो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है कि तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले आते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, राइट, बाय द ग्लास रोड। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाहर आता है, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बढ़ गए। इतना समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें है क्या। सो बेसिकली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, उसमें देखा जाए तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच opposite charges appears at its closer end and the similar charges appears its further end of the conducting rod in the presence of the nearby charge body। तो आपको जैसे पहले बताया उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई कैसे रहेगा। और ये भी देख लो साथ में, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग रोड आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। मतलब क्या होगा कि अगर इस फिगर में वापस देखो तो ये जो चार्ज यहाँ पे एंड्स बॉडी पे कंडक्टिंग रोड पे जो चार्ज बॉडी पे चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं, कंडक्टिंग रोड पे जो चार्जेस
प्रोड्यूस हुए तो इसको इंड्यूस चार्ज बोला जाता है। एंड जो यहाँ पे ग्लास रोड पे जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्जेस बोले जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग रोड आर कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस एंड द चार्ज ऑन द ग्लास रोड विच इंड्यूसेस दिस चार्जेस। मतलब ये ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज है जिसको ये ऊपर वाले कंडक्टिंग रोड पे चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं उस चार्ज को इंड्यूसिंग चार्ज बोला जाता है। मतलब कंडक्टिंग रोड पे किसकी वजह से चार्ज आए तो ग्लास रोड की वजह से आए, ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज है तो वो बोला जाता है इंड्यूसिंग चार्ज, राइट। नाउ लेट अस टेक द न्यू टॉपिक टुडे वी डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक। नेम ऑफ द टॉपिक इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो प्रोसेस है, एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एक है नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले हम इसकी बात करते हैं कि चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन कौन सी प्रोसेस है तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, राइट। मतलब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट करेंगे, फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ मेटल स्फीयर की, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है ए एंड बी और दोनों पे चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज है वो जीरो है, अभी हमने कोई चार्ज यहाँ पे नहीं इंड्यूस किया है, राइट। अब दूसरी बात देखा जाए कि ये दोनों मेटल स्फीयर है, यहाँ पे आपको एक ग्लास रोड लेना है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। जब भी ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है वो मेटल स्फीयर के पास लाया जाता है तो यहाँ पे चार्ज है वो इंड्यूस होता है। आपने जैसे आगे देखा, राइट, वैसे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है। ये दोनों यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे खींचे चले आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज है वो बाहर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको एज इट इज ग्लास रोड रख के इन दोनों को अलग करना है। मतलब इफ़ यू टेक अवे द सेकेंड मेटल स्फीयर, राइट, मतलब जो राइट हैंड साइड का जो मेटल स्फीयर है थोड़ा दूर ले लो तो आपको यहाँ पे एज इट इज इलेक्ट्रॉन रहेगा, थोड़ा ही दूर रहना है कि इसका फोर्स है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उतना, राइट। बाद में आप ये जो ग्लास रोड है उसको यहाँ से निकाल लो तो आपको कुछ ऐसा फिगर दिखेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड थे वो इस साइड चले जाएंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, और जो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस तरह का आपको दिखा है, राइट। नाउ अगर इन दोनों को अगर थोड़े और दूर ले जाओ तो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों मेटल स्फीयर है, मतलब कंडक्टर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए है चार्ज, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इनिशियली आप देख सकते हो इन फर्स्ट फिगर कि कोई चार्ज हमारे पास नहीं था, बट लास्ट में हमारे पास दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट में, एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। तो इसको मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज है वो इंड्यूस किया गया। तो इस प्रोसेस को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोला जाता है और दो मेटल स्फीयर को हमने इंडक्शन के वजह से चार्जेस है वो इंड्यूस किए हैं। नाउ लेट अस टेक द सेकंड मेथड, चार्जिंग ऑफ द स्फीयर बाय इंडक्शन। यहाँ पे सिर्फ एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, उसमें दो स्फीयर की है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग है वो बाय नॉन कॉन्टैक्ट की बात कर रही है। तो डायरेक्ट हम फिगर पे ही जाएंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा देखेंगे। यहाँ पे आपको पहले एक मेटल स्फीयर लेना है, उसके क्लोज एक आपको प्लास्टिक रोड रखना है। उसमें हमने कौन सा रोड रखा था, ग्लास रोड। यहाँ पे प्लास्टिक रोड क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव चार्ज रोड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले नेगेटिव मिलेगा, बाद में पॉजिटिव मिलेगा, उल्टा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने पहले कौन सा लिया है, प्लास्टिक रोड, राइट। सिमिलर प्रोसेस आप ग्लास रोड से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे वो चार्ज है वो उल्टा हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे जब प्लास्टिक रोड में क्लोज टू द मेटल स्फीयर लाता हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अवे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स, राइट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए रिपल्सिव फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि प्लास्टिक रोड को एज इट इज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर ग्राउंड कर दिया है। कनेक्टिंग वायर अगर मैं ग्राउंड कर दूँ तो आपको मैंने आगे पहले भी बताया था कि ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, वो अर्थ में चले जाते हैं ग्राउंडिंग की वजह से, इसको अर्थिंग भी बोला जाता है। अगर ये चले गए, बाद में इस वायर को डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट होने के बाद फिगर कुछ इस तरह का हो जाएगा, राइट। बाद में इस प्लास्टिक रोड को आप थोड़ा दूर कर लो तो आपका जो चार्ज है वो इक्वली मेटल स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसलिए यहाँ से यहाँ चार्ज पास नहीं हो सकता, राइट। आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे लिखा भी है कि इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो आपको एक ख्याल में रखना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन कि कौन सा स्टैंड क्या है वो आपको लिखना पड़ता है, राइट। दूसरी बात यह है कि सिमिलरली द मेटल स्फीयर कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड नियर इट। पहले भी आपको बताया कि सेम मेथड है वो आप ग्लास रोड की हेल्प से भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा है उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव की वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ ग्लास रोड। दूसरा है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखोगे कि ड्यूरिंग द मॉनसून, आपको पता है कि भाई मॉनसून का सीजन वैसे भी आने वाला है 1-1.5 महीने में। ड्यूरिंग द मॉनसून व्हेन टू क्लाउड कोलाइड विथ ईच अदर तो देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, राइट। ये आपको पता होगा कि दो बादलों के बीच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड हेंस वी कैन सी द लाइटनिंग। ये लाइटनिंग भी आपको देखा जाता है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है
कि कैन वी स्टोर दिस लाइटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो यस और नो के बारे में आप कमेंट कर सकते हो मुझे, आपको उसका आंसर दूंगा आपको अगर नहीं पता है तो। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा गया है, राइट। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। वैसे 3 प्रॉपर्टी है, उसमें से हम पहले पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब बोला जाएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि कुछ एडिशन के बारे में बात हो रहा है, राइट। और उसको कभी कभी ये भी बोला जाता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बारे में सिंपल सा डेफिनेशन है, आपने मास के बारे में पढ़ा ही होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लाइक मास वी कैन ऐड चार्जेस, चार्ज को भी मास की तरह ऐड किया जा सकता है। कैसे? सो लेट अस सी। सो इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज है सिस्टम का, वो एल्जेब्रिक सम होता है। किसका एल्जेब्रिक सम? तो इंडिविजुअल जो चार्जेस लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे जो भी इंडिविजुअल चार्ज रखे गए वो पूरे टोटल सिस्टम का एल्जेब्रिक सम जो आपको निकल आता है वही आपको टोटल चार्ज मिलता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव लेना है। तो उसका मतलब सपोज कि मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे बनाना है, कोई इफ अ सिस्टम कंटेन्स चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn, राइट। Q है वो हमारा चार्ज का सिंबल है, then its total charge is nothing but what is that? The Q is equal to Q1 plus Q2 plus up to Qn, right? For example, आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि द टोटल चार्ज, एक आपको एग्जांपल दिया गया है कि सपोज कि आपके पास 4 चार्ज है, उसमें 1 माइक्रोकुलम है, -2 माइक्रोकुलम है, -3 माइक्रोकुलम है, +8 माइक्रोकुलम है। यहाँ पे मैंने यूनिट के बारे में लिखा है कि म्यू सी, ये म्यू बोला जाता है माइक्रो, एंड सी का मतलब कुलम है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, राइट। वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि जब एग्जांपल आएगा तब हम देख लेंगे कि क्या होता है। तो मुझे अगर टोटल चार्ज चाहिए तो क्यू क्या है? चारों का एडिशन। तो 1 माइक्रोकुलम -2 -3 एंड +8, तो टोटल कितना होता है? 4 माइक्रोकुलम। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट व्हाट इज दैट? द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ सी इन दिस केस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है तो हम बाद में बात करेंगे। The experimental fact that the electric charges occurs in discrete amount instead of continuous amounts is called the quantization of charge। इसमें बहुत पता नहीं चलेगा बट ये कुछ डेफिनेशन ऐसा है तो उसको मैंने इजी वे में ट्रांसफर किया है। सो यू कैन सी दैट व्हाट इज दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स that the total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge। मतलब बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो कोई एक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। वो चार्ज कौन सा है? तो एक ई करके एक स्मॉल अमाउंट चार्ज है जिसका वैल्यू आपको पहले भी बताया था, उसका वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो ये जो क्वांटम है, क्वांटम का मतलब क्या होता है? दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, उसके आगे उसका स्मॉल पार्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, उसको क्वांटम बोला जाता है। सो Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है आपका? इंटीग्रल मल्टीपल लाइक 0 +or-1 +or-2 +or-3 लाइक दैट, राइट। एंड E इज नथिंग बट योर स्मॉलेस्ट क्वांटम चार्ज जिसको आप स्मॉल चार्ज बोला जाता है। अब इसका थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेनेशन देखो तो यहाँ पे साइड में थोड़ा बहुत दिखाया है। द मिनिमम अमाउंट बाई विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज कोड इट्स क्वांटम। एक छोटा सा वो हिस्सा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कि फिजिकल कोई भी क्वांटिटी उसकी वजह से चेंज होती है उसको क्या बोला जाता है? क्वांटम बोला जाता है, राइट। दूसरा यहाँ पर आपको एक और भी आसान तरीके से समझाया गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज कि आपके पास एक बिल्डिंग है, राइट, उसके बहुत सारे डिफरेंट फ्लोर होते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब आपने देखा होगा, राइट। बट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर अपवर्ड अगर आप जाओ तो आपको पता होगा ग्राउंड के बाद कौन सा आता है? फर्स्ट, उसके बाद कौन सा होता है? सेकंड, उसके बाद थर्ड। मतलब सपोज ग्राउंड एंड फर्स्ट के बाद बीच में कोई और फ्लोर पॉसिबल नहीं है, राइट। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कोई और फ्लोर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दैट इज द थिंग कि वो उसका क्वांटम बोला जाता है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, राइट। अब आगे देखा जाए कि उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। तो उसका कॉज ये है, द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ड्यूरिंग द रबिंग ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आपको पहले जो रबिंग वाले एक्सपेरिमेंट बताया उसमें आपने अगर देखा होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो कोई इंटीग्रल नंबर से ही ट्रांसफर होते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है वो ट्रांसफर हुआ, 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पास हुआ, ऐसा
पॉसिबल नहीं है, राइट। उसको ये बोला जाता है। उसका प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है? तो एक्सपेरिमेंट 2 प्रूफ हो चुके हैं। कि पहला प्रूफ ये है कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर बाय द फेराडे। फर्स्ट डिस्कवरी हुआ था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पहले इसके बारे में बात किया गया था। दूसरा एक ये भी एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो 1912 में डिस्कवर हुआ था और इसमें मेजरमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। तो उसकी वजह से ये सब को दिखाया गया। एक यहाँ पे आपको दूसरी भी बात जाननी है कि व्हेन वी डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस का मतलब आप जानते हो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस, तब आपको यहाँ पे ये जो क्वांटाइजेशन है वो इग्नोर करना पड़ता है, राइट। उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। लेट अस टेक द वन एग्जांपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कूलम किसका यूनिट है? आपको पता है, चार्ज का। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में क्या क्या दिया गया है? एक कूलम चार्ज दिया गया है, ई का वैल्यू आप जानते हो, एन आपको फाइंड करना है। तो आपको इक्वेशन तो पहले से ही पता है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो एन इज इक्वल टू Q बाय ई। Q है 1 कूलम एंड ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ये तो आपको पता है, राइट। अगर आप दूसरी बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में होते हैं। अब थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी उसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर बात किया जाए तो उसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोई एक अलग किया हुआ सिस्टम है उसका टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? वो हम एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आपने लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, उसमें ही कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट आता है। वो एनर्जी के बारे में है, यहाँ पे चार्ज के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कभी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, राइट। बट दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक ये भी बात दिखा दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिस्ट्रॉय क्रिएटेड हो सकता है, बट वो पेयर में होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है, राइट। अगर आपके यहाँ पे देखा जाए तो टोटल चार्ज ऑन द एंटायर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं इसके बारे में। सो सी द फर्स्ट एग्जांपल, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस थिंग। व्हेन ग्लास रोड इज रब विद द सिल्क क्लॉथ इट डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बट इक्वल अमाउंट में सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, राइट। सो दस द नेट चार्ज इज 0 एज इट वाज बिफोर रबिंग। तो आपको यहाँ पे नेट चार्ज कितना मिला? 0 मिला। जैसे ही रब करने से पहले जितना चार्ज था उतना ही मिला। दूसरा एग्जांपल आपको लिया है केमिकल रिएक्शन। सपोज कि NaCl है, उसका आयोनाइजेशन होता है Na+ एंड Cl-, राइट। तो आपने देखा होगा बिफोर रिएक्शन NaCl के पास कोई चार्ज नहीं है, 0। आफ्टर रिएक्शन व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो यहाँ पे +1 एंड -1, सो टोटल चार्ज इज 0। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा एज द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द आयोनाइजेशन। थर्ड एक और भी एक है एग्जांपल, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि गामा रे है वो जब स्प्लिट होता है तो 2 में होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे गामा रे है वो रे है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसके पास चार्ज है वो 0 है। बट आफ्टर द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों मिला के चार्ज कितना होता है? 0, -E एंड +E। पॉजिट्रॉन है वो एक अलग पार्टिकल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब उसके पास जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन जितना होता है, बट जो मास है वो इलेक्ट्रॉन जितना होता है, इसलिए उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है, राइट। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ सी, conservation of charge implies that the electric charges can be created or destroyed otherwise in the form of equal and opposite pairs। पहले भी आपको मैंने बताया था कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में जब हो तब, राइट। एंड बट नेवर इज आइसोलेशन, मतलब उसका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ सी द लास्ट लेक्चर में आपको जो बताया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार मैंने आपको बीच में लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। तो थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए। पहला डिफरेंस कौन सा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट जो मास है, कोई भी पार्टिकल या मैटर का मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव मास नहीं पॉसिबल है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑलवेज क्वांटाइज होता है, राइट। मतलब Q इज इक्वल टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के फॉर्म में ही मिलता है।
राइट। बट अगर क्वांटाइजेशन देखा जाए मास के लिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एट बीन एस्टैब्लिश्ड। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास है वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। नाउ थर्ड डिफरेंस इज दैट कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। अगर चार्ज है मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो पार्टिकल का मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, बट उसके ऊपर का जो चार्ज है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। मतलब स्पीड इंक्रीज करो या डिक्रीज है, चार्ज इतना ही रहता है जितना पहले होता है। बट मास में थोड़ा और है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। और कितना चेंज होता है, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले, फिर भी टर्म्स आपको बता दूं कि क्या है। m नॉट है वो रेस्ट मास है, मतलब आपका जब वो बॉडी है वो रेस्ट पोजिशन में है तब कितना मास है वो m नॉट दिखाता है। m है वो आपका जब बॉडी मोशन में आता है तो कितने मोशन के, तो v जितनी स्पीड से सपोज आपका जा रहा है बॉडी, तो v जितनी स्पीड पे कितना मास होगा वो मास m दिखाता है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द v इज द स्पीड ऑफ बॉडी। आपको ये पता चल गया होगा थोड़ा बहुत, राइट। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व, आपको पता है, थोड़ी देर पहले ही दिखा कि चार्ज है वो कंजर्व होते हैं, तो चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। बट मास में थोड़ा अलग है कि मास इज नॉट कंजर्व बाय इटसेल्फ, एज सम ऑफ द मास में बी चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। आपको पता है कि सारा मास से कभी कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि मास का कुछ हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज इनटू एनर्जी। आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एनर्जी कन्वर्ट टू मास एंड मास कन्वर्ट टू एनर्जी, राइट। उसके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये कन्वर्जन होता रहता है, इसलिए मास टोटली कभी कंजर्व नहीं होता है। Now see, electrostatic force between two charges may be attractive or repulsive. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं दो चार्ज के बीच में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, राइट। आपको बताया था प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कैसे फोर्स लगता है। बट आपको ये भी साथ में बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। आपको ये भी पता होगा कि हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि ये अट्रैक्टिव नेचर में ही ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, राइट। 6 नंबर का डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। आपको पता है एक चार्ज का जो फोर्स है दूसरे चार्ज का फोर्स के साथ कैंसिल हो सकता है, उसका रीजन क्या है कि अगर वो अपोजिट चार्ज में हो तब, राइट। बट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता है। आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसल आउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ वगैरह पे। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।